हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 6.3 का 5वां प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पहला रचना, दूसरा रचना, तीसरा रचना, चौथा रचना कर चुके हैं। 2 वीडियो इस पर बन चुका है। अब हम 6.3 का 5वां प्रश्न देख रहे हैं। 5वां प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज DEF के परिवृत्त की रचना करो, जिसमें DE बराबर EF बराबर 6 सेमी है और कोण F बराबर 45 अंश है। तो 2 भुजाएं सर्वांग सम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और एक कोण 45 अंश दिया, तो ये कोण दूसरे कोण के बराबर होगा और दोनों का मान कितना आएगा, 45 अंश आएगा। तो ये हम देखते हैं इस त्रिभुज में त्रिभुज भुजा DE सर्वांग सम है भुजा EF 6 सेंटीमीटर आ गया और कोण F बराबर होगा 45 अंश। तो ये भुजा का सम्मुख कोण कोण D है और इस भुजा का कोण सम्मुख कोण कोण F है। तो कोण D और कोण F हमारा होगा 45 अंश। तो माप कोण F बराबर माप कोण D बराबर 45 अंश। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि कोण E का माप क्या होगा, 90 अंश। और इससे पता चलता है ये एक समकोण त्रिभुज तैयार होगा। तो हम रचना करते हैं। रचना में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, EF 6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। छः सेंटीमीटर का खींचने के बाद माप कोण F जैसे दिया गया है 45 अंश, हमने ये खींच लिया। अब माप कोण F 45 अंश का खींचना है। तो यहाँ पर हम ये चांदा F पर रखकर 45 अंश का निशान लगाकर ये किरण खींचेंगे। किरण यहाँ से यहाँ तक किरण खींच लेंगे। किरण खींचने के बाद इसके बाद यहाँ का जो ED माप दिया गया है 6 सेंटीमीटर, EF हमने 6 खींच लिया है, अब ED 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो ये 6 सेंटीमीटर 45 अंश का किरण, तो कोण E से 6 सेंटीमीटर हम गोला प्रकार से नाप लेंगे। ऐसे तो हमारी भुजा नापी हुई है, तो हम चाहिए तो हम इसी को नाप लेते हैं। 6 सेंटीमीटर का है और इसको यहाँ E पर रखकर इस किरण पर हमें ऐसे चाप लगाना है। कौन सी किरण, 45 अंश पे। जैसे ही चाप लगाएंगे यहाँ निशान बनेगा और इसे हम D नाम देंगे और बिंदु D नाम दिया। तो इस तरह से त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। यहाँ हम नाप कर देख सकते हैं कि हमारा ये 90 अंश का कोण आया है, परफेक्ट एकदम 90 अंश का कोण आ चुका है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया है। यहाँ देखने में तो 45 दिया है, लेकिन जब 2 कोण 45 है उनका योगफल 90 है, तो तीसरा 90 ही होगा। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। और इसका हमें क्या बनाना है, परिवृत्त बनाना है। तो परिवृत्त के लिए हमें परिकेंद्र प्राप्त करना होगा। परिकेंद्र कैसे प्राप्त होगा, जब हम किन्हीं 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो ये सबसे आसान रचना होता है परिवृत्त बनाना, क्योंकि इसमें कोई त्रिज्या की रचना करनी नहीं होती है। डायरेक्ट हमें परिकेंद्र प्राप्त करके हमें परिकेंद्र और शीर्ष बिंदु का मापन करके कोई एक त्रिज्या लेकर रचना करना होता है परिवृत्त का। तो चलो हम कोई 2 भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये एक रचना करके रखी हूँ। तो यहाँ हमने ये दूरी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ये दूरी लेकर एक यहाँ चाप लगाई, एक यहाँ लगाई हूँ, दूसरा, और जब ये दोनों कटेंगे एक दूसरे को तो यहाँ 2 बिंदु प्राप्त होगा, उसको मिलाएंगे तो हमें ये रेख प्राप्त होगा। ये समद्विभाजक है EF का। उसके बाद हमने लंब समद्विभाजक खींचा है DE का। फिर हमने दूरी लिया है, एक निशान यहाँ लगाया और एक निशान यहाँ लगा दिया। उसके बाद बिंदु D पर रखकर हमने यहाँ एक निशान लगाया और इस पर एक निशान लगा दिया। जो 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उसको मिला दिया। मिलाने पर जो रेखा बन रही है वो ED का लंब समद्विभाजक है, इसे मिला दिया। तो जब दोनों लंब समद्विभाजक खींच लिए हैं, कि यहाँ का लंब समद्विभाजक खींच लिए हैं और एक ये किस भुजा का है, भुजा EF का लंब समद्विभाजक और भुजा DE का लंब समद्विभाजक, दोनों एक दूसरे को बिंदु पर काट रहे हैं। उस बिंदु को हमें क्या नाम देना है, कोई और नाम I P से कुछ नाम नहीं देना है, इसे C नाम देना है। ये सरकम सेंटर है, इसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र। C हो गया हमारा परिकेंद्र, हम साइड में लिख सकते हैं, हमें परिकेंद्र प्राप्त हो गया।
अब त्रिज्या प्राप्त करना है तो त्रिज्या तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ सी से डी मिला हुआ है, सी से एफ मिला हुआ है, सी से ई मिला दो, तो 3 त्रिज्या इसमें बना ही हुआ है। तो हमें वो मापन करके परिवृत्त खींचना है। और ये रचना की खास बात यह है कि जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य में आता है। तो हमने ये त्रिज्या का मापन कर लिया और इस तरह से हमने घुमाया तो हमारे तीनों शीर्ष बिंदु को छू कर ये वृत्त जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये परिवृत्त तैयार हो गया। तो ये बच्चों ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर कटा तभी ये रचना सही आएगा। अगर आपका सी ऊपर या नीचे हो गया कर्ण के तो आपका रचना गलत है। इसलिए ध्यान देना बनाते समय एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होना चाहिए, पेंसिल शार्प होना चाहिए, तभी ये रचना बन पाएगा। इसके बाद हम निष्कर्ष देख रहे हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र सी कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य भाग में होता है, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में होता है और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर इस तरह स्थित होता है। तो इस तरह से हमने ये रचना पूरा कर लिया, 6.3 भी रचना पूरा कर लिया। अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 में एक रचना है, हम वो देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 6.3 के बाद आपको कुछ ये बात लिखना है। आपके पेज नंबर जो किताब का पेज नंबर 85 है उस पर इसे ध्यान में रखे वाला ये बॉक्स बनाकर दिया है। ये आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है और लिख कर लेना है 6.3 के बाद। मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्या है। त्रिभुज का अंतर्वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनाने के लिए किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक खींचना होता है। त्रिभुज का परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है। त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उसकी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना होता है। ये सारा हम रचना बनाते समय हम पिछले वीडियो में बहुत सब कुछ अच्छे से समझ लिए हैं। अब रचना बनाने के बाद जो मैं निष्कर्ष लिख के दी हूँ वो नीचे यहाँ ये सब लिखा गया है। वही निष्कर्ष हमने कृति द्वारा समझ लिया है, अब यहाँ पॉइंट द्वारा लिख कर याद करना है। न्यूनकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु में होता है। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य भाग में होता है और किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। और ये हमने अभी अभी रचना इस वीडियो में किया कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो ये जो हमारा सी जो बिंदु है हमारा कर्ण के मध्य में ही स्थित होगा। जो हमने यहाँ पर देखा जो बिंदु सी है ये कर्ण के ठीक मध्य में स्थित होगा, नाप कर दे सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा 6.3 पूरा हुआ। अब हम पेज 87 पर स्थित प्रकरण प्रश्न संग्रह 6 का क्वेश्चन 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 में त्रिभुज एनटीएस में परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की रचना करो जिसमें एनटी 5.7 सेमी है और टीएस 7.5 सेमी है और कोण एनटीएस 110 अंश है। तो रफ डायग्राम हमने बना लिया एनटीएस और उसमें हमने टीएस का माप यहाँ लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर और एनटी का माप लिख दिया 5.7 सेंटीमीटर। माप कोण एनटीएस 110 अंश। इसके अंदर हमें बनाना है अंतर्वृत्त और बाहर बनाना है परिवृत्त। तो चलो हम रचना करते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए ना दोनों एक ही त्रिभुज में दोनों बनाना हो तो सबसे पहले अंतर्वृत्त बना कर लो, क्योंकि अंतर्वृत्त बनाने में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा वाला काम पहले हो जाए तो कम वाला काम आसानी से, और जो कम है और सरल है वो काम आसानी से हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये त्रिभुज का टीएस जो हमने 7.5 सेंटीमीटर लिया उसको रेख खींचा। उसके बाद चांदा हमने बिंदु टी पर रखा और 110 अंश का किरण खींच लिया। उस किरण खींचने के बाद हमने 5.7 नाप कर बिंदु टी पर रखकर चाप लगाया तो बिंदु एन प्राप्त हुआ। एन को हमने एस से मिला दिया। तो इस तरह से हमारा एनटीएस त्रिभुज तैयार हो गया। अब हमें अंतर्वृत्त खींचना है तो कि त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक खींचा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ये जो है त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक के लिए पहला चाप लगाई। इस चाप का फ़ायदा ये होता है कि हमें गोलाकार कहाँ रखना है ये पता चल जाता है। एक यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है, क्योंकि इस चाप ने इन दो भुजाओं को काटा है। और ये दूरी आप कुछ भी ले सकते हो। अगर चाप त्रिभुज के बाहर लगाना है तो थोड़ा ज़्यादा दूरी ले लो
और एक चाप यहाँ लगाया, इस पर रखकर मैंने ये चाप यहाँ लगाई, ये दोनों काट रहे हैं। तो ये बिंदु और एस बिंदु को हमने स्केल से मिला दिया और एक किरण बना दिया, किरण हो गया। अब दूसरा जो कोण का समद्विभाजक खींचना है तो उसका चाप देखो मैं बढ़ाकर ऐसे लगाई हूँ, एक ये चाप यहाँ लगाई हूँ और एक चाप यहाँ लगाई हूँ। और फिर दूरी अपने मन से जितना लेना है ले लो, लेकिन गोला प्रकार यहीं रखना जहाँ हम रखते हैं। ये करके हमने ये इतना दूरी सेट करके एक चाप यहाँ से लगाया है और ये रखने वाला जगह जो है यहाँ से एक चाप काटा है। इसके बाद ये बिंदु मिला और ये कोण टी मिलाते हुए एक किरण हमने खींच लिया, किरण खींच लिया। उसके बाद क्या करना है, जहाँ दो किरणें मिल रहे हैं कोण समद्विभाजक को, वहाँ बिंदु आय नाम देना है। आय हमारा क्या हो गया, अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हमें तुरंत अंतर्वृत्त की रचना नहीं करनी, हमें त्रिज्या की रचना करनी है, क्योंकि इस पे हाफ मार्क्स मिलता है। तो त्रिज्या की रचना करने के लिए कि अधिक कोण जब त्रिभुज होता है बच्चों, तो यहाँ पर आधार छोटा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा त्रिभुज का जो त्रिज्या का चाप लगता है वो इस तरफ ज़्यादा लगता है। तो जो भाग छोटा दिख रहा है वहाँ पे आपको स्केल लेकर किरण बना देना है। हमने टीएस यहीं तक खींचा है, लेकिन ये मेरा एक्स्ट्रा भाग है क्योंकि उस पर मुझे चाप लगाना है, तो ये एक्स्ट्रा करके इधर किरण का निशान बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, चाप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये मैंने इतना लंबा चाप ले लिया है, अधिक दूरी लेना है और इस तरह से अर्धचंद्र चाप आपको लगाना है या अर्धगोल चाप लगाना है। ये लगाने के बाद अब दूरी कितना भी सेट कर लीजिए इस गोला प्रकार में, लेकिन रखिए यहाँ और यहाँ, रखने का जगह फिक्स हो जाता है। तो यहाँ रखकर एक चाप ये लगाया है, दूसरा चाप ये काटा है। ये जो त्रिज्या की रचना है बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ध्यान से समझ ले कि कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ रख के एक अर्धगोल चाप लगाया, उसके बाद ये चाप और ये चाप जिस भुजा को जहाँ काटी है ये रखने का जगह गोला प्रकार यहीं हम रख सकते हैं। यहाँ रख के जितने भी दूरी का है एक बार सेट कर लो ये दूरी। उस सेट करने के बाद एक चाप यहाँ से लगाओ और एक चाप यहाँ से लगाओ। लगाने के बाद ये काटेंगे, एक बिंदु मिलेगा, आई से मिलाओ। आई से हमने इसको मिला दिया, ठीक है, आई से मिला के किरण बना दिया। उसके बाद हमने ये त्रिज्या नाप लिया, यही है हमारे त्रिज्या, आई पी हमारी त्रिज्या है, छोटी त्रिज्या, अंतर त्रिज्या बोल सकते हैं। तो ये आई पे रखो गोला प्रकार और पी तक त्रिज्या नाप कर अपना ये गोला प्रकार घुमा दो। तो इस तरह से हमारा अंतर्वृत्त तैयार हो गया, जो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। अंतर्वृत्त बनाते समय पेंसिल शार्प होनी चाहिए और एक बिंदु भी यहाँ वहाँ कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो अंतर्वृत्त स्पर्श नहीं कर पाता। अब इसी में परिवृत्त बनाना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। भुजा एस टी का हमने जो भी है चाप लगाना है, दूरी ले लिया, एस पर रखा, ऊपर नीचे चाप लगाया। क्या है ना, दोनों रचना में बना देती एक साथ तो समझने में आसान मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये अलग से एक रचना रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये मेरा है टीएस का लंब समद्विभाजक, मैं मिला रही हूँ। बन गए ये टीएस का लंब समद्विभाजक। अब हम एनटी का खींचेंगे। एक के बाद एक चाप लगते जा रहा है तो बहुत कुछ मिक्स होते जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझकर करना है। तो ये दोनों बिंदु आ चुके हैं, ऊपर नीचे हमने चाप लगा के दो बिंदु प्राप्त कर लिया है। तो इसको मिला देते हैं, मिलाने से हमारा लंब समद्विभाजक तैयार होगा। और ये लंब समद्विभाजक हमको आगे ले जाना है, जो हमारे पहले लंब समद्विभाजक को काटे। तो इस तरह से मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर। ये एनटी का लंब समद्विभाजक है, ये टीएस का लंब समद्विभाजक है, जो यहाँ बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। सी हमारा क्या है, परिकेंद्र है। तो ये हम लिख देते हैं सी हमारा परिकेंद्र है।
सी प्राप्त हो गया। अब हम त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या हम सी एस मिला देते हैं। हम सी एन सी टी सी एस कोई भी मिला सकते हैं। तो ये खंडित लाइन से मैंने त्रिज्या मिला दिया। अब हम परित्रिज्या सी एस लेंगे, पूरा अच्छे से नापेंगे। सी एस को नाप कर घुमाएंगे तो हमारा एक परिवृत्त तैयार होगा जो एन टी और एस शीर्ष बिंदु को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा वृत्त घुमा देना है। तो ये हमारा जो परिवृत्त है शीर्ष बिंदु एन टी और एस को स्पर्श करता हुआ जाएगा और इस तरह से हमारे इस अधिकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त तैयार हो जाता है। तो बच्चों इसे ध्यान से समझकर बनाना है। पहले अंतःवृत्त का रचना कर लेना है, उसके बाद परिवृत्त का रचना करना है और इसे सफाई से बनाना है। सी परिकेंद्र, आई अंतःकेंद्र, आई पी अंतः त्रिज्या और जो मैंने यहाँ सी एस लिया है परित्रिज्या दर्शा देना है। और अपने ये अधिकोण में जो सीखा था इसे ध्यान में रखें, वो बातें यहाँ क्लियर हो रही है कि अधिकोण का जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के बाएं भाग में होता है और अधिकोण का अंतःकेंद्र जो होता है त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। तो जो ध्यान में रखे वाले बातें किताब में दी गई हैं यहाँ हमने प्रैक्टिकल सिद्ध कर दिया है बनाकर, रचना बनाकर। तो बच्चों इसे ध्यान से समझकर बना लीजिए। थैंक यू।